अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो नॉवल डिस्कस करें दैट इज़ द साउंड एंड द फ्यूरी, जिसके हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। ये जो आज का लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जो लेक्चर नंबर 1 था, हम लोगों ने इसमें विलियम फॉकनर के बारे में बात की कि राइटर कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका राइटिंग स्टाइल, इनका थीम, इनके मेजर वर्क्स, इनको कवर किया। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने द साउंड एंड फ्यूरी के टाइटल सिग्निफिकेंस को कवर किया। थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इसके जो की फैक्ट्स हैं उनकी बात की थी। आज का फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में हम लोग इस नोवेल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कवर करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, द अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर जिसका ड्यूरेशन है 1861 से 1865। ये जो अमेरिकन सिविल वॉर थी ना, ये नॉर्दर्न स्टेट्स और साउदर्न स्टेट्स के दरमियान में हुई थी। नॉर्दर्न स्टेट्स के लोगों को यूनियन कहा जाता था और साउदर्न स्टेट्स के लोगों को कन्फेडरेसी कहा जाता था। और ये जो वॉर हुई थी नॉर्दर्न स्टेट्स और साउदर्न स्टेट्स के दरमियान में, इसका मेजर कॉज क्या था, मेजर वजह क्या बनी थी? अबॉलिश ऑफ स्लेवरी वर्सेस इंडिपेंडेंस। अब जो नॉर्दर्न स्टेट्स के लोग थे ना, वो जितने भी इश्यूज चल रहे थे स्लेवरी को लेकर, रीजनल टेंशन्स को लेकर, वो उन इश्यूज को ख़त्म करना चाहते थे, वो स्लेवरी को ख़त्म करना चाहते थे। जबकि जो कॉन्फेडरेसी के लोग थे, यानी कि जो साउदर्न के लोग थे ना, वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना चाहते थे। वो ये जो स्लेवरी चल रही थी सिस्टम, इसकी कंटिन्यूशन के लिए लड़ना चाहते थे। क्लियर? यानी नॉर्दर्न के लोग चाहते थे कि जो स्लेवरी का सिस्टम चल रहा है ये ख़त्म हो जाए, जबकि जो साउदर्न के लोग चाहते थे कि जो स्लेवरी का सिस्टम चल रहा है ये कंटिन्यू रहे, ख़त्म ना रहे। और इसी सिस्टम की बेस पे 1861 से 1865 के ऊपर इस ड्यूरेशन तक अमेरिकन सिविल वॉर हुई। और इस सिविल वॉर के अंदर जीता कौन? नॉर्दर्न स्टेट्स के लोग, यानी कि जो यूनियन के लोग थे वो जीत गए। और हारा कौन? साउदर्न स्टेट्स के लोग। ठीक है, यानी कि जो कन्फेडरेसी के लोग थे वो हार गए। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ? इस वॉर के रिजल्ट के अंदर बहुत सी लाइफ चली गई, लॉस ऑफ लाइफ हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। जब डिस्ट्रक्शन हुआ, डिके हुई, डेथ हुई, काफ़ी लाइफ चली गई, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। साथ ही साथ क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है, जो यूनियन थी वो विक्टोरियस के तौर पे, यानी कि एक जीतने वाली टीम के तौर पे सामने आई। फिर इसके बाद क्या हुआ? जो स्लेवरी थी वो ख़त्म हो गई। और एज अ रिजल्ट साउदर्न के लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, डिके, डिक्लाइन फेस करना पड़ा। उनको उनकी इंडिपेंडेंस नहीं मिली और जैसा वो चाहते थे कि स्लेवरी की कंटिन्यूशन रहे, वैसी स्लेवरी कंटिन्यू नहीं रही। जिस बेस पे जो ओल्ड साउथ था, यानी कि साउथ था ना, वो साउथ ओल्ड साउथ बन गया। जो ओल्ड साउथ था उसको डिक्लाइन फेस करना पड़ा। और ये जो साउथ को डिक्लाइन फेस करना पड़ा, यही डिक्लाइन बेसिकली एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एक मेजर कॉज है। किसका? हमारे इस रिस्पेक्टिव नॉवल का। क्लियर? तो ये द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड साउथ क्या है? आपको इतने समझ लगी कि सिविल वॉर हुई थी, सिविल वॉर के बाद जो है स्लेवरी ख़त्म हो गई। अब वो स्लेवरी ख़त्म हुई तो क्या हुआ? जो साउथ थे उनको बहुत जगहों पे काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा। वो लॉस कहाँ पे आया? वो उनको इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर भी आया, वो उनको उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पे भी आया, जो कल्चरल सिस्टम था वहाँ पे भी आया। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब जो स्लेव लेबर ही नहीं थे, मजदूर ही नहीं थे उनके पास, तो वो अपनी इकोनॉमी कैसे इंक्रीज कर पाते? तो उनको स्लेव लेबर ना होने की बेस पे इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ी और भी बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ी। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? ये रिकंस्ट्रक्शन की तरफ आए। कौन? साउदर्न के लोग। जिसके दौरान क्या हुआ? जो फेडरल गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि जो साउथ है उसको रीबिल्ड किया जाए। रीबिल्ड होना था, जो ओल्ड ट्रेडिशंस चल रहे थे, उनके जो ओल्ड वैल्यूज चल रहे थे, सब खत्म।
साथ ही साथ उन्होंने जो अफ्रीकन अमेरिकन फ्री हुए थे, अफ्रीकन अमेरिकन कब फ्री हुए? जब अमेरिकन सिविल वॉर चली थी। वो जो स्लेव्स थे वो फ्री हो गए ना, जो वो फ्री हुए थे उनको सिविल राइट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। तो इस बेस पे क्या हुआ, इस बेस पे जितने भी ओल्ड ट्रेडिशंस चल रहे थे सोसाइटी के अंदर उनको चैलेंज कर दिया गया, क्योंकि सोसाइटी थी वो रिकंस्ट्रक्ट हो रही थी। और क्या हुआ, जो स्लेवरी थी उसकी अबॉलिशन हो गई। अब इसी के साथ साथ क्या हुआ, जिम क्रॉस लॉ भी आ गया। ये एक ऐसा लॉ था जिसने क्या किया, सोसाइटी के अंदर रेशियल सेग्रीगेशन कर दी, यानी कि रेस की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दी। और यहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको हाईलाइट किया गया, उनको नेगेटिव वे में रेस की बेस पे इनइक्वालिटी प्रोवाइड की गई, इक्वल राइट नहीं दिए गए, जबकि वाइट को सुप्रीमेसी दी गई। तो ये क्या था, ये जिम क्रॉस लॉ था। और इन लॉज की भी इन्फोर्समेंट की गई। जब इन लॉज की भी इन्फोर्समेंट की गई तो ये इन्फोर्समेंट भी बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट बन गई। क्लियर? तो आप स्क्रीन पे देखें जी। The Sound and Fury by William Faulkner is a novel deeply rooted in the historical context of American South during the early 20th century. Understanding the historical background helps to provide a broader perspective on the themes and events depicted in the novel. Here are some key historical elements relevant to The Sound and the Fury. Number 1 क्या है? The decline of the Old South. ये द डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड साउथ क्या है, अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी, एक तरफ साउथर्न के लोग थे, एक तरफ नॉर्दर्न स्टेट्स थे, इन दोनों के दरमियान में हुई थी। नॉर्दर्न स्टेट जो था वो स्लेवरी को ख़त्म करना चाहता था और जो साउदर्न स्टेट था वो स्लेवरी को कंटिन्यू रखना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, नॉर्दर्न स्टेट्स के लोग जीत गए, साउदर्न स्टेट्स के लोग हार गए। जब साउदर्न स्टेट्स के लोग हारे तो उस टाइम पे री कंस्ट्रक्शन की बात की गई, जिसमें कहा गया कि जो साउथ है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। और साथ साथ उन्होंने जो स्लेव्स थे अफ्रीकन अमेरिकन, जो वाइट स्लेव्स थे, उनको राइट भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, उनको प्रॉपर सिविल राइट्स मिलना शुरू हुए। ठीक, जिस बेस पे क्या हुआ, जब साउथ की रिकंस्ट्रक्शन हुई तो जितने भी ओल्ड साउथ के ट्रेडिशंस चल रहे थे उनको चैलेंज किया गया और वो क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। इसलिए द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड साउथ कहा जाता है इसको। So, the novel is set in the early 20th century, a time when the once prosperous southern aristocracy was facing significant decline. क्योंकि स्लेवरी खत्म हो गई थी तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कोई स्लेव लेबर ही ना था तो इकोनॉमिक तौर पे वहाँ पे डिक्लाइन फेस करना पड़ा। किनको? जितने भी लोग पावर में थे उनको। The Kempson family, central to the story, represents this declining aristocracy grappling with economic and social changes that eroded their former privilege and status. क्लियर? तो ये भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारे इस रिस्पेक्टिव नॉवल का, जो कि मेन बैकग्राउंड है। फिर अब पोस्ट सिविल वॉर रिकंस्ट्रक्शन कि क्या हुआ, अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुई 1865 में, उसके बाद क्या हुआ, जो स्लेवरी थी वो खत्म हो गई, फिर रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिकंस्ट्रक्शन के दौरान में क्या हुआ, जो साउथ था उसको रीबिल्ड किया गया, उसको यूएस के अंदर रीइंटीग्रेट कर दिया गया। और ये भी क्या है, ये भी कॉज बना इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ये भी इसके नॉवल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये सारा कुछ लिंक ओल्ड साउथ के डिक्लाइन से ही है। ठीक है, द अमेरिकन सिविल वॉर विच एंडेड इन 1865 रिजल्टेड इन द एबॉलिशन ऑफ slavery and the beginning of the reconstruction era. This period saw efforts to rebuild the South and reintegrate it into the United States. Faulkner's novel reflects the lingering effects of the Civil War on Southern society, including racial tensions and the legacy of slavery. फिर जिम क्रॉस लॉ एंड रेशियल सेग्रीगेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जिम क्रॉस लॉ क्या था और रेशियल सेग्रीगेशन क्या थी। ये लॉ बेसिकली लॉ था जिसके अंदर रेस की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन की गई, सेग्रीगेशन कर दिया गया, जहाँ पे जो वाइट्स थे उनको सुपरमेसी दी जा रही थी, जबकि फिर अफ्रीकन अमेरिकन को यानी ब्लैक कलर के लोगों को मार्जिनलाइज किया जा रहा था। So, during the early 20th century, southern states enforced Jim Crow laws that legalized racial segregation and discrimination. Faulkner touches on these issues in the novel
particularly through the character of Dulce, the Compson family's African American servant, providing insight into the complexities of race relations during this time. Clear? अब इसके अलावा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है साउदर्न गोथिक लिटरेचर, ये बेसिकली ऐसा genre था जो कि थीम ऑफ डिकेड अरिस्टोक्रेसी, मेंटल इंस्टेबिलिटी, इन सब को डिस्कस करता था। और ये genre लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। तो ये जो genre है बेसिकली ये भी क्या बना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बना, मेन कोर्स बना इस रिस्पेक्टिव नॉवल की। एंड देन मॉडर्निज्म, जितने भी ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर्स थे जो हमारे रिस्पेक्टिव राइटर थे उन्होंने उनको चैलेंज किया। और क्या किया इन्होंने, जो इनर थॉट्स थे, जो इमोशंस थे कैरेक्टर्स के, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की, यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक यूज़ की, जो कि एक मॉडर्निस्ट टेक्निक थी। तो इसी बेस पे जो मॉडर्निज्म है वो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस रिस्पेक्टिव नॉवल का। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। ऑब्वियस सी बात है, जब डिक्लाइन हुआ ओल्ड साउथ का, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस भी आई थी। तो अगर हम शॉर्ट करके कहें ना इन सारे पॉइंट्स को साइड पे करके, सिंपल बैकग्राउंड इसका ओल्ड साउथ का डिक्लाइन ही है। और वो डिक्लाइन कैसे आया, उससे ही लिंक्ड अमेरिकन सिविल वॉर है, उससे लिंक्ड पोस्ट सिविल वॉर टाइम पीरियड है, उससे ही लिंक्ड हमारे पास जिम क्रॉस लॉ है, उससे ही लिंक्ड हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड है। क्लियर? तो ओवरऑल द साउंड एंड द फ्यूरी इज अ कॉम्प्लेक्स नॉवल दैट delves into the troubled history of the American South, portraying the decline of an old way of life, the impact of the Civil War, racial tensions, and the challenges of a changing society. Faulkner's skillful interweaving of historical context with deeply flawed and intricate characters creates a powerful and enduring work that continues to be studied and appreciated in the context of American literature. That's all. तो आई होप कि आपको जो मेन पॉइंट था इसमें मैंने समझाना चाहा वो आपको समझ आ चुका होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग इस नॉवल के कैरेक्टर लिस्ट को कवर करने वाले हैं। देन हम इस नॉवल के थीम्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग इस नॉवल की समरी को शुरू करेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।